आज हम सैम्पल पेपर एक सॉल्व करेंगे, दैट इज़ बोर्ड में जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किए हैं उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है उनको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मीरा, मायरा एंड नीरा were partners sharing profits in the ratio of 2:1. They decided to share future profits in the ratio of 7:3 with effect from 1st April 2019. Their balance sheet as on that date showed a balance of rupees 45,000 in advertisement suspense account. The amount to be debited respectively to the capital accounts of Meera, Myra and Neera for writing of the amount in advertisement suspense account will be. वेल बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन, लेकिन आप आराम समझो। एक तो इसमें ओल्ड रेशो दे रखा है, एक इसमें न्यू रेशो दे रखा है, और एक बात ये बता रखी कि बैलेंस शीट में जो असेट साइड होती है उसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। आप अच्छे से जानते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो होता है असेट साइड में है, लेकिन वो रियल में असेट नहीं है, वो एक फिक्टिशियस असेट्स है। फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ करते हैं, तो राइट ऑफ करते समय एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो आ जाएगा नीचे और ये जो पार्टनर्स हैं वो आ जाएंगे ऊपर। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। रीज़न, बैलेंस शीट पुरानी है, उसमें जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है वो पुराने रेशो में ही राइट ऑफ होगा। ओल्ड बैलेंस शीट का मैटर ओल्ड पैटर्न में ही राइट ऑफ होगा। तो ये जो नया रेशो दे रखा है वो आपको मिसगाइड करने के लिए दे रखा है। आप 2:1 लगा देना। 45,000 को बांटने चलोगे, 45,000 इंटू 2/5 करोगे, 45,000 इंटू 2/5 करेंगे तो आपका ये आ गया 18, 9। इसका आंसर ए हो जाएगा सर। चलिए, 18, 9। हिंट, एनी फिक्टिशियस असेट शोन इन बैलेंस शीट विल बी रिटन ऑफ इन द ओल्ड रेशो। ठीक है, हमेशा की तरह आप क्वेश्चन सुने, आप पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और ना आ रहा है या आंसर चेक करने के लिए फिर आंसर सुने। पहले आप पॉज करके खुद ही सुन लिया करो। Mona and Tina were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Nana was admitted with the 1/6 share in the profits of the firm. At the time of admission, workman compensation reserve appeared in the balance sheet of firm at rupees 32,000. The claim on account of workman compensation was determined at 40,000. Excess of claim over the reserves will be. आराम से दो पार्टनर हैं, एक नई नैना करके एडमिशन लेती है। यहाँ जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बैलेंस शीट में वो तो है 32 और इनके ऊपर जो क्लेम आ रखा है वो है 40 का। दैट इज़ इनकी जो तैयारी है वो तो है 32 की और इनके ऊपर जो क्लेम आया है वो आया है 40,000 का। तो 8,000 का ये नुकसान रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो कभी भी एक्सेस क्लेम अगर आपको पे करना पड़ता है तो ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाएगा। ऑप्शन है ए क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन, बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। हिंट, एक्स्ट्रा लायबिलिटी फॉर विच फर्म वाज नॉट प्रिपेयर विल बी ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रीटिंग एज अ लॉस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3. सी रिटायर्ड and his capital balance after adjustment regarding reserves, accumulated profit and his share of gain on revaluation was 250,000. C was paid 322,000 including his share of goodwill. The amount credited to C's capital account on his retirement for goodwill will be. Well, आसान क्वेश्चन है। तीन पार्टनर थे, तीन पार्टनर में C रिटायर हो गया। कहता है उसकी कैपिटल को देखें, रिजर्व को देखें और इसके अलावा रिवैल्यूएशन को देखें, वो सब मिला के 250,000 होता है। तो भाई अगर 250,000 होता है तो हमने सी को 322,000 क्यों दिया? तो उन्होंने कहा गुडविल के मिला के हमने उसको 322,000 दिए। तो 2.5 लाख की जगह आपने उसे 322,000 दिया तो आपने उसको 72,000 एक्स्ट्रा दिया। तो ये 72,000 जो है इसमें ए ऑप्शन में 72,000 लिखा है, बी में 7200 लिखा है। तो 72,000 इज द करेक्ट आंसर। जो आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट किया है अमाउंट वो है 72,000। इसका लॉजिकल रीज़न ये होता है कि देखिए जब सी जाएगा तो वो सबको ये कहेगा कि यार मैंने इतने साल मेहनत की, फर्म को जमाया, अब मुझे उसका कुछ तो रिवार्ड मिलना चाहिए। तो हमने उसे कहा कि देख वैसे तो तेरे 250 बनते हैं, लेकिन तूने जो एफर्ट्स किए, इतने साल हमारा साथ दिया, इसलिए हम तुझे 322,000 दे रहे हैं। तो 72,000 जो हमने एक्स्ट्रा दिया है वो गुडविल का कहलाएगा। इसका आंसर ए आएगा सर।
Hint, it is very obvious that he has been paid at premium. Instead of 250, he has been paid 322,000, that is 72,000 extra for his share of goodwill. It may be asked that what is the value of the firm's goodwill. देखो ये तो C के हिस्से में 72,000 आया और C की हैसियत है लाइक 2/10, तो 2/10 का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल यानी 10/2 करोगे तो आपको 360,000, इस क्वेश्चन में अगर वो फर्म की गुडविल पूछता तो 360,000 आंसर आता, सीज शेयर पूछा है तो 72,000 आएगा। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताया है। चलिए अगला सुन लेते हैं। सन एंड स्टार वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। मून वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2। मून ब्रॉट द फॉलोइंग असेट टूवर्ड्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड हिज कैपिटल। तो जो नया पट्टा है वो मशीन लाया 2 लाख, फर्नीचर लाया 120, स्टॉक लाया 80, कैश लाया 50, ये सब जोड़ते हैं तो 4.5 लाख लाया। इफ हिज कैपिटल इज कंसिडर्ड एज 3,80,000 द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी। अब कोई बच्चा क्या देखेगा जल्दीबाजी में, वो ये देखेगा कि भाई जो नया पार्टनर है वो 4.5 लाख लाया, उसमें 380 तो कैपिटल है और 70,000 गुडविल के है, तो आंसर हो गया 70,000। नहीं, 70,000 तो उसका शेयर है, 70,000 तो उसका शेयर है। इन्होंने पूछा है गुडविल ऑफ द फर्म, तो अब आप देखो जो नया वाला पट्टा है ना उसका रेशियो है 2/8। 2/8 का रेसिप्रोकल करोगे तो हो जाएगा 8/2। 8/2 मतलब चौगुना, 8/2 मतलब 4/1 हो जाएगा। तो सर 70,000 रुपये इंटू 4/1 आप करेंगे तो 280,000, इसका आंसर बी रहेगा सर 280,000। चलिए देख लेते हैं। एज वी सीन मून इज ब्रिंगिंग ₹4,50,000 फॉर कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल इज 380,000, सो शेयर ऑफ गुडविल इज 70,000। बट पे अटेंशन, फर्म्स गुडविल हैज बीन आस्क्ड, आपसे जो पूछा गया है वो है फर्म की गुडविल, तो 70,000 इंटू आप उसके रेशियो का रेसिप्रोकल कर दो, यानी उसके रेशियो का उल्टा कर दो सरल भाषा में, तो आपका 280 हो जाएगा सर। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन है। रोहन, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। रोहन्स लोन टू द फर्म विल बी। वेल 3 पार्टनर हैं और फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। वेल जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि उसका लोन चुका देंगे। तो ये जो रोहन ने लोन दे रखा है फर्म को वो हम पे कर देंगे। ऑप्शन है इस लोन को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, इस लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, इस लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे या बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इसका आंसर डी आएगा। मैं क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। 3 पार्टनर थे, रोहन ने लोन दे रखा था, तो जो रोहन का लोन है वो हम पेमेंट करेंगे। रोहन का लोन हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करेंगे तो बैंक आएगा नीचे और रोहन्स लोन आएगा ऊपर। एंट्री बनेगी रोहन्स लोन टू बैंक, तो इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, क्रेडिट में, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहता है पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज रीपेड टू द पार्टनर्स डायरेक्टली सिंस पार्टनर्स लोन इज अ इंटरनल लायबिलिटी, सो इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट, इट विल बी डायरेक्टली पेमेंट। देखिए क्रेडिटर हुआ, बीपी हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, ये तो कहें अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं, इनको तो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन जो पार्टनर्स लोन होता है बैलेंस शीट में उसका हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, सीधा इसका पेमेंट हो जाएगा सर। ठीक है, वेल अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू रिजर्व कैपिटल। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट रिजर्व कैपिटल से रिलेटेड नहीं है। इट इज़ द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी, सही है। इट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, सही है। इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, ये गलत लग रहा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये भी सही है। ओके, आराम से समझो रिजर्व कैपिटल क्या होता है। रिजर्व कैपिटल मतलब वो पैसा होता है जो कंपनी एंड में मांगेगी, जब कंपनी का एंड हो रहा होगा, लिक्विडेशन हो रहा होगा, तब मांगेगी। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का शेयर है 10 रुपये का और कंपनी ने उसमें 6 रुपये मांग लिए, तो 6 तो हो गया कॉल्ड अप। पहली बात तो एक बंदे ने कहा मैं शेयर परचेज करूंगा, तो उसने शेयर सब्सक्राइब किया, 10 में से 6 हमने उसे मांग लिया कॉल्ड अप, 4 हमने नहीं मांगा, उसको बोलेंगे अनकॉल्ड।
उस 4 में से भी 1 रुपये के लिए हमने कहा कि ये 1 रुपया हम अभी नहीं मांगेंगे, कभी नहीं मांगेंगे, 1 रुपया हम लिक्विडेशन में मांगेंगे। तो जो अमाउंट लिक्विडेशन पे कॉल किया जाएगा उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। मैंने जो बोला उससे समझ में आना चाहिए, सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है, हाँ। ये अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है, हाँ। इसे लाइफ टाइम में यूज़ नहीं कर सकते, ड्यूरिंग द लाइफ यूज़ नहीं कर सकते, ये बात भी सही है। लेकिन इसमें जो सी पॉइंट लिखा है वो गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सर। हिंट, रिजर्व कैपिटल अमाउंट विल बी आस्क्ड ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा इसको आपको बताया है। और देखिएगा, देखो सब्सक्राइब कैपिटल यानी जो बंदा कहता है कि मैं शेयर्स लेने को तैयार हूँ, तो उससे कुछ पैसा तो हम मंगा लेते हैं, जो मंगा लेते हैं उसे तो बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, और जो पैसा नहीं मंगाते उसे बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। और अनकॉल्ड कैपिटल में से भी कुछ हिस्सा हम फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, लिक्विडेशन के लिए रख लेते हैं, वो होता है रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो जो रिजर्व कैपिटल है वो सब्सक्राइब कैपिटल का भी पार्ट है और वो अनकॉल्ड कैपिटल का भी पार्ट है। थोड़ा टफ था क्वेश्चन, तो ऑब्वियस सी बात है, सैम्पल पेपर है बोर्ड का, तो इतने आसान तो होने नहीं है। होप आपको समझ आ रहे होंगे। सो वी कैन से दैट रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अनकैपिटल कैपिटल एज वेल एज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ओके, सुने हुए रहेंगे तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी, बाकी तो आपने खुद ने भी लगाए होंगे। एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन इट हैज़ अ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड ऑफ। वेल, जब आप कैश फ्लो वाला चैप्टर करते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश होता है, बैंक होता है, और एक होता है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जिसे आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और इसका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने से कम होता है। मतलब मैंने आज इन्वेस्ट किया और मैं उसे 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर ही लूँगा विद इन द 3 मंथ्स। तो इसने कहा 1 मंथ और लेस, 3 मंथ और लेस, 3 मंथ और मोर, 1 ईयर और लेस। वेल, इसका आंसर है बी, 3 मंथ और लेस। जिस इन्वेस्टमेंट को आप 3 महीने या उससे कम में कैश कर पाएंगे वो आपका बेटा रहेगा कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए सुनते हैं 3 मंथ और लेस। कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, आप ये डेफिनेशन याद करके जा सकते हैं। कैश इक्विवेलेंट आर एनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 90 डेज और लेस। अगर डेज में बात करें तो 90 डेज और लेस। दे इंक्लूड बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट वैसे भी शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये आपके कैश इक्विवेलेंट के एग्जांपल्स हैं, आपको याद करके जाने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। मिलन, खिलन एंड सीलम were partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. They decided to share future profits in the ratio of 7:3 with effect from 1st April 19. After the revaluation of assets and reassessment of liabilities, the revaluation account showed a loss of 15,000. The amount to be debited in capital account of Milan because of loss of revaluation will be। आराम से 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो दे रखा है पुराना भी और नया भी। ठीक है, अब इनको बात यह है कि 15,000 का लॉस हुआ, तो सिंपल रूल ये है कि जो रिवैल्यूएशन का लॉस होता है वो ओल्ड रेशियो में जाता है। अभी भले इन्होंने रेशियो चेंज कर लिया, वो इनकी इच्छा है, लेकिन जनरली जो रिवैल्यूएशन का लॉस होता है वो ओल्ड रेशियो में जाता है। तो 15,000 में मिलन का जो रेशियो होगा सर वो होगा 2/5। 2/5 से आप कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 आ जाएगा, तो इसका आंसर बी आ जाएगा, 6,000 रुपये। याद क्या रखना है, रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, चाहे जो भी रिजल्ट हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो पार्टनर्स में जाता है हमेशा ओल्ड रेशो में। तो मिलन का जो 2/5 शेयर करेंगे ना आप, तो आ जाएगा 6,000 रुपये, बी आंसर है। वेल, अगला क्वेश्चन आता है सर। A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. C retired. The balance in his capital account after adjusting regarding reserves, accumulated profit, revaluation of assets 4,40,000. C was paid 5 lakh rupee including his share of goodwill. The amount that was credited to his capital account on account of goodwill was। वेल, ये रिपीट क्वेश्चन है, आज ही के लेक्चर में आया था क्वेश्चन। वैसे C रिटायर हुआ, इसका सब कुछ जोड़ें। सब कुछ में क्या है सर, उसकी कैपिटल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन का हिस्सा, वो सब जोड़ें तो 440 बनता है। फिर भी हमने उसे 5 लाख दिए, तो ऑब्वियस बात है कि 60,000 क्यों दिए, ज़्यादा दिए।
तो ज़्यादा का मतलब होता है प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है गुडविल। तो सी का हिस्सा कितना है 60,000। इन्होंने वापस आप देख लेना इन्होंने क्या पूछा है, द अमाउंट दैट वाज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, वो अमाउंट बताओ जो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है गुडविल की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ यानी की वजह से। तो गुडविल की वजह से 60,000 इसका आंसर आएगा सर, ए आंसर है। हिंट, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट ही हैज़ बीन पेड एट प्रीमियम इंस्टीड ऑफ 440,000 ही हैज़ बीन पेड 5 लाख दैट इज 60,000। वन मोर थिंग, अगर वो हमसे ये पूछता कि बताओ इस फर्म की गुडविल कितनी है, तो हम 60,000 रुपये तो सी को दे रहे हैं और सी की हैसियत है 1/5, सी की जो रेशो है वो है 1/5, 1/5 का रेसिप्रोकल करेंगे 5/1, तो यू कैन नो, आप जान जाएंगे कि इसकी जो गुडविल है फर्म की वो 3 लाख रुपए है। ठीक है सर, और सुनते हैं सर आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है टू जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म। वेल देखिए, अगर आप एनालिसिस करेंगे फर्म के जो कंपनी के अकाउंट्स का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे तो आप फाइनेंशियल हेल्थ जान पाएंगे। हाँ सर, टू जज द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, ये भी जान पाएंगे आप। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन दोनों जान पाएंगे। तो ए भी सही है, बी भी सही है। टू जज द रीज़न फॉर चेंजिंग इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, इसको होल्ड पे रख लेते हैं। टू जज द वेरिएशन इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ द बिजनेस फॉलोड बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेस, ये तो गलत है। सी भी ठीक है, अगर आपको ये जानना हो कि पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, अभी प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट में चेंज क्यों आया, तो ये सब भी आप फाइनेंशियल एनालिसिस से जान सकते हो। लेकिन ये कहना कि अलग अलग एंटरप्राइजेस क्यों अलग अलग पॉलिसीज़ अपनाते हैं, उसको जानना फाइनेंशियल एनालिसिस का पर्पस नहीं होता। थोड़ा भारी क्वेश्चन है, ओके, बोर्ड एग्जाम है तो थोड़ा भारी होना भी चाहिए। वेल, फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ जानना है, ये हमारा मकसद है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानना हमारा मकसद है। अगर हम प्रॉफिट्स में जो चेंज आया है, जैसे आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो तो उसमें हम सेल में जो चेंज आता है, प्रॉफिट में जो चेंज आता है, उसके रीज़न समझते हैं, तो वहाँ तक फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है। लेकिन डिफरेंट एंटरप्राइजेस डिफरेंट पॉलिसीज़ अपनाते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं ये जानना फाइनेंशियल एनालिसिस का पर्पस नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर। और बात कर लेते हैं, अच्छा इन्होंने कुछ और हिंट भी दिए सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अगर आपको एक थ्योरी क्वेश्चन लिखना हो, देखिए जब आप फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे तो आप फर्म की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है उसे समझ पाएंगे। और देखते हैं और क्या कहता है, टू असेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजरल इफेक्टिवनेस। आप जब टर्नओवर रेशियोज सीखते हैं, टर्नओवर रेशियोज, स्टॉक टर्नओवर, डाटा टर्नओवर, तो आपको पता लगता है कि आपके मैनेजर्स कितने एक्टिव हैं और आप कितना अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टू असेस द शॉर्ट टर्म एज वेल द एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब होता है रीपेमेंट कैपेसिटी। आप अपनी शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी और लॉन्ग टर्म कैपेसिटी समझ सकते हैं। उसके लिए आप डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो इस तरह से देखेंगे। टू आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो आप ये समझ पाएंगे कि आपका प्रॉफिट चेंज हुआ तो क्यों हुआ, कितना हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट चेंज हुई तो क्यों हुई, कितनी हुई, इसको आप जान पाएंगे। टू मेक इंटर फर्म कंपेरिजन, आप दो फर्मों में कंपेरिजन कर सकते हैं, ए लिमिटेड ऐसी तो बी लिमिटेड ऐसी। ए लिमिटेड का आरओआई ये है तो बी लिमिटेड का कितना है, ए लिमिटेड का जीपी रेशियो कितना तो बी का कितना, ये आप जान पाते हैं। टू मेक द फॉरकास्ट अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस ऑफ द फर्म। फॉरकास्ट यानी अंदाज़ा लगाना, तो फ्यूचर में हम कैसा करेंगे, यानी अभी हमारी प्रेजेंट पोजीशन ये है तो फ्यूचर में हम कैसा करेंगे इसका अंदाज़ा लगा पाना। टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ द फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पिछले सालों में जैसे ट्रेंड एनालिसिस होता है उसमें हम समझ पाते हैं कि ओवर द ईयर्स हमने कैसा प्रोग्रेस किया है, या डाउन हुए हैं या ऊपर गए हैं, क्या हुआ है। तो टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, इस सब से हमें डिसीजन मेकिंग में जो मैनेजर्स होते हैं, सीएफओ वगैरह होते हैं, उनको डिसीजन लेने में मदद मिलती है। सर हम क्या पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। भाई हम ऐसे तो है नहीं कि फालतू बैठे बैठे एनालिसिस कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल एनालिसिस का एक मकसद होता है और ये सब आपने जो पढ़े वो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इसी तरह से टू गाइड और डिटरमिन द डिविडेंड एक्शन, प्रॉफिट
के बेसिस पे हमें पता लगेगा कि हम डिविडेंड दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ग्रो करेंगे तो ज़्यादा दें, कम दें, वगैरह वगैरह। तो टू प्रोवाइड द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट। इसी तरह कोई हमसे उधार मांगता है तो हम अपना डेटर टर्नओवर रेशियो देखेंगे या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो देखेंगे, ठीक है। कोई अगर हमसे उधार मांगता है तो हम देखेंगे कि वो कितने टाइम में पे करते हैं, तो ये सब देख के हम उसको उधार देने का डिसीजन लेते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत काम की चीज़ है। थोड़ा बड़ा हो गया पेपर, पर चलने दीजिए। 10 क्वेश्चन हो गए, 10 और हैं। रेड, ब्लू एंड वाइट वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2. They decided to share future profits in the ratio of 7:3 with effect from 1st April 19. Their balance sheet as on that date showed a balance of 22,500 in deferred revenue expenditure account. The amount to be debited respectively to the capital accounts of red, blue and white for writing off deferred revenue expenditure will be, well, 3 पार्टनर हैं, पुराना रेशियो दे रखा है, नया रेशियो दे रखा है और इनकी बैलेंस शीट में कचरा भरा पड़ा है। इनकी बैलेंस शीट के अंदर जो असर साइड है वहाँ लिखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसे इन्होंने राइट ऑफ नहीं किया था बल्कि उस मैटर को डेफर कर दिया था। अब टाइम आ गया है उसे राइट ऑफ करने का। सिंपल रूल है, पुराना बैलेंस शीट, पुराना मैटर, पुराना रेशो। सिंपल, पुरानी बैलेंस शीट, पुराना मैटर, पुराना रेशो। तो 22,500 को आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पैटर्न होगा 1:2। तो 22,500 रुपये इंटू 1/5 करोगे तो 4,499। बी वाला इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, 4,499 सही आंसर ये होगा। एनी, वापस वही हिंट है जो पहले भी आई थी, एनी फिक्टिशियस एसेट शोन इन द बैलेंस शीट विल बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। और सुन लेते हैं, अगला क्वेश्चन आता है सर। पीयूष, करण, आरुष वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3. पीयूष रिटायर्ड ऑन 31st March 19. Balances in his capital account after all adjustment except goodwill was 710,000, but he was paid 8 lakh including his share of goodwill. The amount, आज के दिन में तीसरी बार आ गया। 7,10,000 की जगह हमने 8 लाख दिए हैं तो 90,000 रुपये गुडविल हो गया। इस पर और ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सृष्टि, नित्या एंड आनंद वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1. सृष्टि रिटायर्ड, सृष्टि यानी फर्स्ट वाली रिटायर हुई फ्रॉम द फर्म सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू नित्या एंड आनंद इन द रेशियो ऑफ 2:1. The new profit sharing ratio between Nitya and Anand will be, well, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें सृष्टि का रिटायरमेंट है तो सृष्टि के पास क्या था, 3/6, तो वो आपको 3/6 दे के चली गई। वो 3/6 किसने लिया, बाकी के जो 2 लोग हैं उन्होंने लिया। किस रेशो में लिया, 2:1 में लिया। तो मैं कहूँगा नित्या ने कितना लिया, नित्या ने लिया इसमें से 2/3। तो जो वो छोड़ के गई उसका 2/3 पार्ट तो नित्या ने लिया और जो वो छोड़ के गई उसका 1/3 पार्ट आनंद ने लिया। सरल भाषा में 3 से 3 कट गया तो 2/6 तो नित्या को मिला और 1/6 आनंद को मिला, ये जुड़ जाएगा। अब आप इसका आंसर देख लो फिर समझ में भी आ जाएगा। ये कहते हैं कि जो सृष्टि है, वो सृष्टि जो गई वो 3/6 छोड़ के गई। उस 3/6 का 2/3 पार्ट तो नित्या ने लिया, सिंपल मल्टीप्लाई करें तो 6/18 और आनंद को मिला 3/18। अब नित्या के पास जो ऑलरेडी है, नित्या के पास जो ऑलरेडी 2/6 है उसके अंदर 6/18 ऐड हो जाएगा और आनंद के पास जो ऑलरेडी 1/6 है उसके अंदर 3/18 ऐड हो जाएगा। चूंकि करने का क्वेश्चन है तो ओरल थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट बात यही है, ओल्ड रेशो में जो गेन हुआ उसे आप जोड़ दीजिए, अल्टीमेटली आप 2:1 पे पहुंच जाएंगे। देख लीजिएगा इसको आप, ठीक है। और देख लेते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट। डोनेशन जो टूर्नामेंट के लिए मिला, वेल टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिला तो उसका एक खास मकसद है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिली, मदद मिली, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। सब्सक्रिप्शन आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। एंट्रेंस फीस आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि इसमें से क्या रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा सर इसका। मैं दोहरा देता हूँ, गवर्नमेंट से जो मदद मिलती है वो मिलती ही रहती है, तो रेवेन्यू नेचर। मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन मिलता ही रहता है, रेवेन्यू नेचर। हर साल हमारे एनपीओ में, एनजीओ में नए नए पार्टनर एडमिट होते ही रहते हैं, नए नए मेंबर्स एडमिट होते ही रहते हैं, तो एंट्रेंस फीस मिलता ही रहता है, तो ये है रेवेन्यू नेचर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। कहता है सिंस द डोनेशन इज स्पेसिफिक
it is specified that this receipt will be used only for tournament purpose, so it is a capital receipt. और जो कैपिटल रिसिप्ट होती है उसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे आप टूर्नामेंट फंड के नाम से, ठीक है सर। और सुन लेते हैं सर, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज, तो वेल कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना पैसा ले सकती है उसे वो कहती है नॉमिनल कैपिटल। ऑप्शन आर, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी, गलत जवाब। नॉमिनल शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, गलत जवाब। नॉमिनल शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर, गलत जवाब। डी आंसर हो जाएगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज अथोराइज टू इशू। मैक्स टू मैक्स कंपनी जो पैसा ले सकती है पब्लिक से, यानी अगर नॉमिनल कैपिटल 5 करोड़ है तो इसका मतलब है 5 करोड़ रुपए मैक्सिमम पब्लिक से लिए जा सकते हैं। इसे आप मैक्सिमम कैपिटल या अथोराइज कैपिटल कह सकते हैं। जो ए ऑप्शन है उसको अपन कहेंगे इशूड कैपिटल, जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं। जो बी पार्ट है वो है सब्सक्राइब कैपिटल, जो शेयर होल्डर्स हमें अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। और जो शेयर होल्डर पे करते हैं रियल में उसे हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो डी है सर, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन, Aditya and Shiv were partners in a firm with the capital of 3 lakh and 2 lakh. Naina was admitted as a new partner for 1/by share in the profits of the firm. Naina brought 120,000 for her share of Goodwill premium and 240,000 for her capital. The amount of Goodwill premium credited to Aditya. आराम से दो पार्टनर पहले हैं, जो नई नैना आई तो नैना लाई है 120,000 गुडविल का। तो गुडविल में से जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसके हिस्से में उतना जाएगा। जैसे नैना अगर 1,20,000 लाई है तो हमें ये देखना है कि आदित्य और शिव का सेक्रीफाइस क्या है। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट सेक्रीफाइस तो यू कैन से कि इन्होंने ओल्ड रेशो में सेक्रीफाइस किया होगा, और ओल्ड रेशो को अगर हम इक्वल माने, ओल्ड रेशो को इक्वल माने तो आदित्य के हिस्से में 60,000 जाएगा। तो इसका आंसर डी आएगा 60,000। ये क्वेश्चन दो तरह से अधूरा है। पहले तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो नहीं दे रखा और ना ही ये दे रखा है कि किसने उसके फेवर में कितना सेक्रीफाइस किया। तो मैंने अभी दो बातें बोली। पहली बात यह है कि ओल्ड रेशो में सेक्रीफाइस हुआ होगा और ओल्ड रेशो इक्वल रहा होगा, तो इसका आंसर डी आएगा सर। चलिए देख लेते हैं, सॉरी हाँ, इन दिस क्वेश्चन ओल्ड रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो इज नॉट गिवन, सो ओल्ड रेशो हैज बीन अज्यूम्ड एज 1:1। इट हैज ऑल्सो बीन अज्यूम्ड दैट ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस्ड इन दिस पैटर्न। ठीक है, थोड़े से और है, 4 क्वेश्चन और हैं। विदित एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल वर 120,000 and 240,000 respectively. They were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum. The firm earned a profit of 18,000 only. वेल देखिए, जो विदित है जिसकी कैपिटल 1,20,000 है तो उसका इंटरेस्ट बनता है 12,000। जो सीमा है उसका इंटरेस्ट बनता है 24,000। विदित 12, सीमा का बनता है 24। 12 और 24 होता है 36, लेकिन फर्म के पास 36 है नहीं, फर्म के पास 18,000 ही है। तो जितना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरेस्ट प्रॉफिट में से ही दे सकते हैं इंटरेस्ट आप आउट ऑफ द वे जाके नहीं दे सकते प्रॉफिट होगा तो ही दे सकते हैं। तो इनका कितना कितना क्लेम है, 12 और 24, 1:2। तो ये जो 18,000 रुपये पड़े हैं ना, इसे आप 1:2 में बांट दो। 1:2 18,000 में इंटू 1/3 हो जाएगा, जैसे 18,000 इंटू 1/3 6,000। तो विदित के हिस्से में 6,000 आएगा। डी आंसर हो जाएगा इसका सर। मैथमेटिकली इंटरेस्ट शुड बी 12,000 and 24,000, बट फर्म हैज़ insufficient profit. Firm has only 18,000, so the available profit will be shared in the share of interest। या तो आप इसे शेयर ऑफ इंटरेस्ट बोल दो या शेयर ऑफ कैपिटल बोल दो, एक ही बात है। तो इस तरह से आ जाएगा सर आपका 6,000 रुपये। Pragya Ltd forfeited 8,000 equity share of 100 each issued at a premium of 10% for the non-payment of first and final call of 30 per share। ठीक है, the maximum amount of discount at which these share can be reissued will be। देखो ये क्वेश्चन तुमसे बार बार पूछेगा, आप एक सिंपल फंडा समझ लो। आप नए होल्डर को, जो नया शेयर होल्डर है, उससे कितना डिस्काउंट दे सकते हो जितना आपने पहले से छीना है। दैट इज पास्ट शेयर होल्डर से जो आपने छीना है उतना आप नए शेयर होल्डर को डिस्काउंट दे सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में 30 रुपये हमें नहीं मिला,
शेयर में हमें 30 रुपये नहीं मिला, इसका मतलब है 70 हमें मिल गया, 70 हमें पुराने शेयर होल्डर से मिल गया, तो 8000 इंटू 70 5,60,000 का डिस्काउंट आप नए शेयर होल्डर को दे सकते हो एट मैक्सिमम, ठीक है। चलिए, डिस्काउंट ऑन री इशू, एक फंडा बता रहा है, डिस्काउंट ऑन री इशू कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड। जितना आपने पहले से छीना है उससे ज़्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते, चूंकि आपने 70 रुपये छीना है प्रीवियस होल्डर से, तो 560,000 आप दे सकते हैं। 2 क्वेश्चन और है बेटा। उत्सव लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम 4,009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच which were issued at a discount of 8% and were redeemable at a premium of 10%. The amount transferred to DRR. Well, हमें पता है कि डिवेंचर हम इशू करते हैं तो बाद में उसका जब रिडम्पशन होगा उससे पहले DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनेगा। मिनिमम 25% अमाउंट ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, 25% फेस वैल्यू पे निकलता है। तो भले ही आपने डिवेंचर को 92 पे इशू किया हो, भले ही आप डिवेंचर पे 110 रुपये देने का इरादा रखते हैं, लेकिन इस डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो 4000 मल्टीप्लाई 100 रुपये होता है 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपये पे 25% के हिसाब से 1 लाख रुपये आंसर होगा, तो इसका आंसर बेटा डी होगा। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन मिनिमम 25% ऑफ द फेस वैल्यू इज टू बी ट्रांसफर टू DRR, तो इस तरह से 1 लाख आ जाएगा सर। एक और बात लिखी हुई है, कई बार क्या होता है, हम ये कहते हैं कि रिडम्पशन हम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बाय द वे, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट वर्ड हो तो उस केस में आप 100% DRR बनाएंगे, अदरवाइज तो 25% DRR बहुत है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। द डायरेक्टर ऑफ एक्जिम लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 हैज़ बीन कॉल्ड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपये पर शेयर। फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपये पर शेयर हैज़ नॉट बीन येट कॉल्ड। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड as fully paid up for रुपीज़ 15 रुपये पर शेयर, द अमाउंट ट्रांसफर टू CRR। ठीक, देखो 2 बातें हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन 10 रुपये वाला है, हमने उसमें से 8 रुपया ही मांगा है, तो 8 पे बात करते हैं। 8 में से हमें 2 रुपये नहीं मिला, यानी हमें 6 रुपये मिला। समझना, हमेशा दिमाग में रखो, खास करके MCQ अटैम्प्ट करते समय, कि हमने पुराने शेयर होल्डर से कितना रुपया छीना। मैं बता रहा हूँ कि हमने उससे 8 मांगा, 2 हमें नहीं मिला, हमें 6 मिला। 20,000 शेयर्स पे हमने उससे 120,000 छीना। अब इस क्वेश्चन में जो री इशू हुए हैं वो आधे शेयर हुए हैं, तो 10,000 शेयर पे हमने उससे 60,000 छीना। देखने वाली बात है कि 60,000 में से कितना डिस्काउंट हमने आगे ऑफर किया, तो जवाब है कुछ भी नहीं। 10 का शेयर हमने 15 में इशू किया, इसका मतलब है हमने आगे वाली पार्टी को, नई पार्टी को तो डिस्काउंट दिया ही नहीं। तो पुरानी पार्टी से बचाया हुआ 60,000 हमारे पास है, तो कैपिटल रिजर्व में 60,000 जाएगा। आप चाहें तो टाइम ख़राब कर सकते हैं, आप फॉरफीचर की एंट्री करें, री इशू की एंट्री करें, पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, मैं फिर दोहराता हूँ लास्ट बार। आपने प्रीवियस होल्डर से जितना पैसा छीना है, एक शेयर पे 6 रुपया, तो 10,000 शेयर्स पे 60,000 रुपया। 60,000 रुपया आप चाहते तो डिस्काउंट दे सकते थे, पर आपने एक नया पैसा डिस्काउंट नहीं दिया, पूरा का पूरा पैसा बचा लिया, इसलिए कैपिटल रिजर्व 60,000 होगा। इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अमाउंट ट्रांसफ़र कितना होता है कैपिटल रिजर्व पे, ये डिसाइड होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर फॉरफीचर एंड री इशू से। अब इस क्वेश्चन में आप चाहते तो 6 रुपये डिस्काउंट दे सकते थे, लेकिन आपने डिस्काउंट दिया नहीं, तो सारा पैसा आपकी जेब में, ठीक है सर। तो टफ क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन मैंने किए इतने आसान नहीं थे, बट आसान करें भी तो मज़ा क्या। तो आप इसको देखिए, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा सुनिए। आप इसे ये समझ लीजिए कि 20 क्वेश्चन सुनने के बहाने आपके 20 रूल्स तैयार हो गए। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आई कोई बात, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका वीक एरिया है, उस पर थोड़े आप काम कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।